Hello friends, I'm Dr. Poonam. I'm practicing homeopathy. Today we are going to discuss about the dehydration, its causes, diagnosis, prevention and treatment. Welcome to my channel Homeo Healing Hub. So today's agenda is the importance of staying hydrated, surprising drinks that can dehydrate you, common foods that saps your body's moisture, how to spot the dehydrating culprits in your diet, tips to counteract the dehydrating power of these drinks and foods, tips to stay hydrated and avoid dehydrating pitfalls. Water is an essential element of a body. It composes 75% of our body weight, means two-thirds part of the body. Staying hydrated is essential for our overall health and well-being. But did you know that certain drinks and foods can actually contribute to dehydration? Many people are surprised to learn that not all the liquids are created equal when it comes to hydration. Certain drinks can actually have diuretic effect, meaning they cause the body to lose more fluids than they provide. So they are called as dehydrating drinks. So दोस्तों, पानी हमारा जीवन है। अगर पानी हम जो भी कुछ ले रहे हैं उसमें हमें पानी ना मिलके हमारी बॉडी के फ्लूइड ही लूज हो रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ड्रिंक्स हम पी सकते हैं, कौन से ड्रिंक्स के पीने से हम सोच रहे हैं कि हम अपने आप को हाइड्रेट कर रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं अपनी बॉडी को, बट वो हमारी पानी पानी का हाइड्रेशन ना होके उल्टा डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो लेट्स, हमारा जो मोटिव है होम्योपैथिक हीलिंग हब का वो है कि जो हिडन हाइड्रेटिंग हैजर्ड्स हैं वो हमें कैसे ढूंढने हैं और कैसे हम उनको प्रॉपर हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हैं। So, what is hydration? Hydration is the chemical combination of water into another substance. जैसे हम रात को दाल भिगो देते हैं पानी में तो दाल हाइड्रेट हो जाती है। हमारी बॉडी का 2/3 वेट जो है वो पानी उठाता है। बॉडी के छोटे से छोटे सेल्स में, उसकी साइड्स में, सेल्स की साइड्स में, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, सब जगह पानी ही जो है एक मीडियम है जो एक जगह से दूसरी जगह तक सारी चीजों को लेके जाता है। हमारी बॉडी में 5 लीटर, अबाउट 5 लीटर एक अडल्ट के अंदर वेट होता है और उसमें ये सपोर्टिंग फ्लूइड का काम करता है। और इसी तरह से ये बेसिकली एक सॉल्टी फ्लूइड है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, प्रोटीन एनाइंस हैं। इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से हमारा बॉडी फ्लूइड बनता है। हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हाइड्रेटेड है। जैसे कि किडनीज, उसमें 83% होता है, लिम्फ्स में 94% है, जॉइंट्स में 83, लंग्स में 80, मसल्स में 75, बोन्स में 22, ब्लड में 83, स्किन में 64, लिवर में 86, 75% ब्रेन में है और 79% हार्ट में है। इंसान खाने के बिना रह सकता है लेकिन हवा और पानी के बिना नहीं रह सकता। जब कोरोना हुआ था तो ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत हमें महसूस हुई थी उस टाइम, जब पर्सन को सांस नहीं आता था, मुश्किल होती थी लोगों को, तो उस टाइम ऑक्सीजन की वैल्यू, इसी तरह से जब गर्मियाँ होती हैं तो पानी की वैल्यू तब पता चलती है। स्लाइवेशन में हेल्प, म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस्ट रखना, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, चाहे वो नीडफुल चीज़ें हैं जैसे कि हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, या फिर बॉडी को जो खाना है हमारा वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, लुब्रिकेट करना जॉइंट्स को, इस तरह से रेगुलेशन के लिए हेल्प करता है। जैसे कि हमें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग होना या रेस्पिरेशन, इस तरह से वाटर हेल्प करता है। व्हाट इज द नीड ऑफ द वाटर? सबसे पहले तो जब हम पानी पीते हैं तो जो प्यास है पानी की, जैसे जब प्यास लगी होती है ना, जब पानी पिया जाता है तो एक चैन आता है, तो वी फील बेटर फॉर दैट।
उसके बाद एनर्जी बूस्टअप होती है, हमारी स्किन हेल्दी होती है, हमारी बॉडी फाइट कर सकती है इन्फेक्शंस को, टॉक्सिन्स को रिलीज करती है, एलिमिनेट करती है, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है ये पानी, और हेल्दी हार्ट प्रोड्यूस रहता है, क्योंकि उसमें जितना पानी होगा उतना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। लेकिन ये नहीं कि पानी ज्यादा पी लें, उसका भी मैं बाद में लेटर ऑन बताऊंगी कि ज्यादा पानी पीने से भी क्या होता है। चलो देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें, लिक्विड्स हैं जो हम सोचते हैं कि हम हाइड्रेट कर रहे हैं लेकिन वो डिहाइड्रेट करते हैं। उनमें आ जाते हैं अल्कोहल, बीवरेजेस, बियर, वाइन, लिकर। ये सब फ्लूइड बैलेंस को ऑल्टर करते हैं, बिकॉज ये एडीएच जो यूरिन रेगुलेशन में काम आता है, एक हार्मोन, उसके सिक्रीशन को रिड्यूस कर देते हैं। उससे क्या होता है, यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन लीड्स टू डिहाइड्रेशन। सिमिलरली एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स जो हैं, जैसे कि ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स वाले ड्रिंक्स हम ले लेते हैं, तो उनके साथ सोल्यूशन ऐसे कंसंट्रेशन वाले लेने से, सलाइन लेने से सीरम सोडियम लेवल बढ़ जाता है और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन हो जाती है। नाउ द नेचुरल डायूरेटिक फूड्स, कॉफी, टी, सोडा हम लोग रूटीन में बहुत यूज करते हैं, और उससे क्या, इनमें क्या होता है, कैफीन होती है जो कि डायूरेटिक का काम करती है। सिमिलरली एनर्जी ड्रिंक्स, जनरली आजकल ये ट्रेंड हो गया कि हम तो एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, उसमें भी कैफीन होती है और उससे भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। फिर सॉल्टी स्नैक्स हो, प्रोसेस्ड मीट्स हो, या कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनके, जो हमारी बॉडी को ड्राई इफेक्ट देते हैं। शुगरी ड्रिंक्स आ गए, जितनी भी चीजों में हम ज्यादा चीनी डालते हैं उससे भी डिहाइड्रेशन हो सकती है, या हमारे सिम्टम और वर्स हो सकते हैं। देन जिंजर, जिंजर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि हाँ अदरक डाल लो, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स लिटिल बिट डायूरेटिक इफेक्ट और वाटर रिटेंशन को कम करता है। देन हर्ब्स लाइक हिबिस्कस टी, हॉर्स टेल, पार्सले, कैरावे सीड्स, जेनिपर बेरीज, ये सारे भी डायूरेटिक इफेक्ट देते हैं और उससे एक्सेस वाटर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। Then dandelion extract is also another herb which is used to reduce the cholesterol, sugar, blood pressure and inflammation. लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। So dehydration is what? It is an absence of enough water in our body, या फिर एक्सेसिव लॉस हो जाए पानी का, जिसके साथ इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी हो जाए, या आउटपुट ऑफ फ्लूइड जो है वो इनपुट से ज्यादा हो। कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर, एक्सेसिव स्वेटिंग, इंक्रीज यूरिनेशन, या एक्सरसाइज, या फिर हम पानी ले नहीं पाते, जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कैंपिंग में चले गए, हाइकिंग कर रहे हैं, या फिर पानी अच्छा अवेलेबल नहीं है, सेफ वाटर अवेलेबल नहीं है, या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक तो बहुत ही, एक्सपोजर टू सन जो है ये, दिस इज द मेजर कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। स्ट्रेस इज अनदर फैक्टर जिसके कारण हाइपर स्वेटिंग होती है, तो उसके साथ और हार्मोनल इम्बेलेंस भी होता है तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। कई लोग सन में ही काम करते हैं या ओवर हीटेड एरियाज में काम करते हैं, तो उन लोगों को भी। देन अल्कोहल, कैफीन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। स्टमक बग्स, कोई प्रॉब्लम हो, या मेडिकेशन, ड्रग्स या नारकोटिक्स, ये सारे कॉजेज ही हैं जो डिहाइड्रेशन कॉज करते हैं। सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट को, हमें पता कैसे चलेगा कि डिहाइड्रेशन हो रहा है। एक तो हम एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, थकावट इतनी फील होगी, जान ही नहीं है जैसे शरीर में, लो बीपी फील करेंगे, और हार्ट रेट उसके कारण बढ़ जाएगा, पेल्पिटेशन होगी, धड़कन बढ़ जाएगी, सांस भी जल्दी जल्दी आना शुरू होगा, डीपली आएगा, भूख खत्म हो सकती है। कई बार कई लोगों को चीनी की क्रेविंग हो जाती है, शुगर की। फिर जब बॉडी के अंदर पानी ही नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन के कारण बहुत ज्यादा कॉमन है, यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा या फिर क्वांटिटी कम हो जाएगी, मसल्स क्रैम्प्स होंगे, स्किन रेड हो सकती है, फीट स्वोलन हो सकते हैं, हीट टॉलरेंस नहीं होती बिल्कुल भी, ठंड भी नहीं बर्दाश्त होती क्योंकि बॉडी में जान ही नहीं है, ठंडे हाथ, हाथ और पैर ठंडे हो सकते हैं, स्टिकी ड्राई माउथ है, एंड इलास्टिसिटी स्किन की बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्रैक्ड लिप्स, लाइट हेडेडनेस और डिजीनेस, पुअर कंसंट्रेशन और
मेंटल स्टेट ऑल्टर हो जाती है। किस तरह की डिहाइड्रेशन होती है? एक तो हाइपर ऑस्मोलर है जिसमें वाटर लॉस ही होता है सिर्फ। एक हाइपोनेट्रीमिया है जिसमें साल्ट एंड वाटर डिहाइड्रेशन इकट्ठी होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम या क्लोराइड। डिहाइड्रेशन के बच्चों के अंदर भी बहुत ज्यादा सिम्टम्स आते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है। sunken fontanelles in infants, sunken eyes, lack of tears while crying, then wants to drink lots of water but may vomit excess because of the excessive thirst। ज्यादा पानी पी लिया फिर वॉमिट होगा, रिटेन भी नहीं करेगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, एंड डायपर्स 6 to 8 आवर्स तक गीले ही नहीं होंगे या डार्क कलर यूरिन के साथ होंगे। छोटे बच्चों में ये लिटिल डार्क येलो यूरिन होगा, रेस्टलेस होगा बच्चा, इरिटेबल होगा, वीक होगा, और पुअर स्किन टर्गर, जो ये पिंचिंग ऑफ फोल्ड ऑफ स्किन एट द एब्डोमेन, ये स्लोली टू नॉर्मल, ये मतलब जितनी जैसे पिंच किया तो वो वापस ग्रेजुअली आएगा, टाइम लेगा, बिकॉज इसमें स्किन टर्गर, इसको पुअर स्किन टर्गर भी कहते हैं। तो इसी तरह से रिड्यूस्ड कैपिलरी रीफिल टाइम है, या टैकीकार्डिया, पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन, सडन वेट लॉस, ये सारे सिम्टम्स इसमें रहेंगे। तो डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स को जज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम नहीं जज करते तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इस तरह से ये, जैसे मैंने पहले बताया कि डिक्रीज टर्गर, ये एज इट इज थोड़ी देर तक पुल्ड अप ही रहेगा, रिटेन नहीं होगा, इलास्टिसिटी कम हो जाती है। और जो साइन है, जैसे कि फेस के ऊपर इची पैचेस आ जाएंगे, टायर्ड स्किन होगी, डल, फ्लेकी, डार्क, अंडर आई सर्कल्स विल बी देयर, सेंसिटिव एरियाज, थोड़ा सा भी हल्का सा हाथ लगा तो रेडनेस हो गई, फाइन लाइंस और रिंकल्स विल बी देयर। तो ये उसके साथ आती है। Now let's do the degree of dehydration. साइंस जो हमें पता करेंगे, जिसके थ्रू कि हमें कब कौन सा ट्रीटमेंट देना है, whether the person requires the hospital treatment or home treatment. तो ड्राई स्टिकी माउथ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि पहले मुंह सूखा रहेगा, नींद आएगी ज़्यादा, टायर्ड फील होगा, बच्चों का यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, 3 घंटे तक छोटे बच्चों में और 8 घंटे तक बड़े बच्चों में यूरिन नहीं आएगा, और टीयर भी नहीं होंगे जब रोएंगे। तो ड्राई स्किन है, सिर दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, डिजीनेस है। सीवियर कंडीशंस में पानी की प्यास बढ़ जाएगी, मुंह और सूख जाएगा, स्वेटिंग नहीं होगी, यूरिन ना या तो नहीं होगा, या अगर होगा तो बहुत डार्क येलो होगा, आईज विल बी संकन एंड श्रिवल्ड ड्राई स्किन होगी, इलास्टिसिटी बिल्कुल खत्म है, स्किन टर्गर पॉजिटिव होगा, बाउंसिंग बैक नहीं होगी, व्हेन पिंच हम फोल्ड में लेंगे स्किन को, लो बीपी, रैपिड हार्ट बीट, रैपिड ब्रीदिंग, फीवर, सीरियस कंडीशंस में डिलीरियम, अनकॉन्शियसनेस, इवन सीजर्स तक आ सकते हैं, कन्वर्जन तक आ सकती हैं पेशेंट को। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द यूरिन एंड डिहाइड्रेशन, अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन क्लियर होगा। नॉर्मल यूरिन जो है, व्हेन वी आर वेल हाइड्रेटेड, देन इट शुड बी स्ट्रॉ, पेल स्ट्रॉ टू लाइट येलो। अगर डिहाइड्रेशन आ गया तो ये डार्क होना शुरू हो जाएगा, एम्बर कलर तक चला जाएगा। अगर और ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया या फाउल स्मेलिंग भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं, या लिवर प्रॉब्लम साथ में अटैच रहती है, तो यूरिन जो है बहुत ज़्यादा डार्क येलो बन जाएगा। व्हेन समटाइम्स क्या होता है कि हमारा यूरिन जो है वो पिंक या रेड कलर का होता है, तो उसमें कई बच्चे ये बीट रूट खाते हैं, या कई लोग बीट रूट लेंगे या बेरीज लेंगे, या इवन की वाटरमेलन लेने से भी यूरिन को जो है वो पिंक कलर का हो जाता है, तो दैट इज नॉर्मल। अगर आप नहीं लोगे तो थोड़े दिनों में वो एक आधा दिन लगता है और उसमें वो ठीक हो जाता है। ना द रिस्क फैक्टर, किसके लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की है? इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के लिए डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि उनकी छोटी सी बॉडी होती है, सरफेस एरिया हायर होता है एज टू द वॉल्यूम एरिया, तो उसके कारण जितना थोड़ा सा भी वो फ्लूइड लॉस होता है, और हाई फीवर हो या बर्न्स हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं डिहाइड्रेशन के।
ओल्डर एडल्ट्स में क्या रहता है कि अवेयरनेस नहीं होती डिहाइड्रेशन की। मोबिलिटी प्रॉब्लम के कारण वो लोग कई बार कम भी कर देते हैं पानी की, अब मैं पानी यूरिन मेरे से चला नहीं जाएगा इसलिए यूरिन नहीं पास करूंगा, तो उस कारण भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसी तरह से क्रॉनिक डिजीजेस जैसे सच एज डायबिटीज, डिमेंशिया या कुछ सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस जब वो लेते हैं तो उसके कारण भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। किडनी डिजीजेस ऑल्सो इंक्रीजेस द रिस्क बिकॉज जैसे मेडिकेशन है वैसे ही किडनी प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो उसमें इंक्रीज यूरिनेशन भी हो सकता है और जिससे डिहाइड्रेशन हो जाती है। कोल्ड एंड सोर थ्रोट में यूजुअली क्या होता है कि आदमी पानी पीना कम कर देता है कि गले में दर्द हो रहा है तो मैं नहीं खाऊंगा या पीऊंगा, तो उससे भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। एक्सरसाइज या जो लोग बाहर काम करते हैं तो उनका तो फ्लूइड लॉस होता ही है बिकॉज स्वेटिंग ज्यादा होती है, स्वेटिंग होगी तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। वेदर, humid hot weather, it also increases the risk of dehydration. Now the complication which can arise due to the dehydration, excessive vigorous exercise जब हम करते हैं तो हमें बहुत पसीना आता है, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में हीट, एक तो बॉडी हीट प्रोड्यूस होगी और उसके साथ माइल्ड कंडीशंस में हीट क्रैम्प्स आएंगे या एग्जॉशन आएगा, इवन की हीट स्ट्रोक भी आ सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है ये। तो पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी कंडीशंस जो किडनी और यूरिनरी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें कि रिपीटेड बाउट्स ऑफ डिहाइड्रेशन अगर किसी को हो तो उससे क्या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बिकॉज अंदर से क्लीनिंग नहीं होगी अच्छी तो स्टोन्स भी बन सकते हैं, किडनी फेलियर भी हो सकता है। सीजर्स, सीजर्स क्या होता है कि जब हमारी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस आ जाता है बॉडी में पोटेशियम सोडियम का, तो वो जब उनका सोडियम और पोटेशियम का प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं रहता तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचने चाहिए वो ठीक तरह से नहीं पहुंच पाते और इनवॉलेंट्रीली वहां पे मसल कॉन्ट्रैक्शंस होंगी और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। लो ब्लड वॉल्यूम शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक भी इसको बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग होता है एंड इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन which occurs when BP becomes very low. Low blood volume causes drop of blood pressure and drop in the amount of oxygen in our body. तो उसके कारण शॉक स्टेट में बॉडी चली जाती है। और जो डिहाइड्रेशन अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को हो जाए तो उसकी तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा या प्री मेच्योर लेबर हो जाएगी या ब्रेस्ट मिल्क नहीं आएगा, तो उसके कारण बच्चों के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा कॉमन है एंड इट रिजल्ट कि बच्चे उसके साथ डिसेबिलिटी के साथ पैदा होंगे, शॉक, कोमा और इवन डेथ। डिहाइड्रेशन मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। होम टिप्स। सबसे पहले तो जब भी बच्चा कोई बीमार होता है तो उसको घरेलू जो मेडिकेशंस हम दे देते हैं कि चलो केमिस्ट की दुकान से अपनी मर्जी से ही दवाई ली और दे दी, तो वो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि डॉक्टर की मर्जी के बिना अगर आप दवाई लेते हो तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं जो कि हमें नॉलेज नहीं होती है, तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। और अपने बच्चे को जब आप कोई छोटा बच्चा है तो उसको शुगरी सोडाज और जेलेटिन जिससे जूसेस या इस तरह की चीजों से और डायरिया बढ़ सकता है, तो उस टाइम पे जो घर में ORS वगैरह बनाएं और उससे दें या मीठी चीजें ना दें या बाजारी चीजें ना दें उस समय, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और जो फीड बच्चे ब्रेस्ट फीड पे हैं तो जब भी बच्चा यूरिन या स्टूल पास करे उसके बाद मदर को ब्रेस्ट फीड देना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस आर वेरी वेरी हेल्पफुल जो कि अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर एडवाइस देना चाहिए। स्लोली जो हमारी जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू होता है तो थोड़ी सी अमाउंट, एकदम ज्यादा पानी मत पिलाएं। शुरू में अगर शुरू करना है तो सिर्फ जीभ गीली हो इतना फ्लूइड देना स्टार्ट करें। अगर वॉमिटिंग्स वगैरह ज्यादा कर रहा है तो वो उससे क्या फायदा रहेगा कि वो सारे जो सॉल्ट्स हैं वो टंग के थ्रू ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे और पर्सन को एनर्जी फील होगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी फूड एंड फ्लूइड्स को बढ़ाना चाहिए। फिर उसको रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे अबव ऑल ये सारा कुछ तो हम कर रहे हैं लेकिन उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट
बैलेंस को चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो खराब होता है तो जैसे मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस में बताया तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। कैन डिहाइड्रेशन बी प्रिवेंटेड? यस, ऑफ कोर्स वी कैन प्रिवेंट इट। सबसे पहले तो हमने अपने कितना हम पानी पी रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखना है। फिर हम पानी थ्रू आउट द डे इंक्लूडिंग द मील कितने ड्रिंक्स हम ले रहे हैं, और फिर उसके बाद we have to avoid soda, alcohol and caffeinated drinks. Then we have to check our pee. If it is clear or pale or straw color, then it is okay. अगर यूरिन डार्क हो गया तो we have to take water. जो एक्टिव लोग हैं, स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज करते हैं, दे उनको कम से कम 16 से 20 ऑंस फ्लूइड 1-2 घंटे बाद लेना ही चाहिए, जब वो आउटडोर एक्टिविटी से के पहले, और बाद में भी 6 से 12 ऑंस तक फ्लूइड एवरी 10 to 15 मिनट्स लेना पड़ेगा। और जब वो एक्टिविटी को फिनिश कर देते हैं तब भी उनको 16 से 24 ऑंस वाटर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। वी कैन प्रिवेंट डिहाइड्रेशन थ्रू ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, या इस तरह का खाना जैसे कि खीरा, तरबूज, खरबूजा, इस तरह की चीज़ों को खाने से हमारे फ्लूइड कंटेंट एडिक्वेट होंगे, और पानी की बहस से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी ज़रूरत है हमारी बॉडी को। इसी तरह से जो वॉमिटिंग और डायरिया से, जिन लोगों को वॉमिटिंग या डायरिया लगता है तो दे शुड स्टार्ट टेकिंग एक्स्ट्रा वाटर और ORS सोल्यूशन, जिसके साथ वॉमिटिंग और डायरिया जिनको हुआ है, ये नहीं कि जब तक वॉमिट डायरिया होगा उससे डिहाइड्रेशन होगी फिर जाके उसका सोल्यूशन लेना है। जैसे ही डायरिया स्टार्ट हुआ तभी साथ ही दूसरा वो ORS सोल्यूशन या हाइड्रेटिंग थिंग्स लेनी शुरू कर दें। जो लोग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो भी अपने रेगुलर इंटरवल्स पे वाटर इनटेक रखें उससे, ताकि उनकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। एंड जो पर्सन ज़्यादा ठंडे या ज़्यादा गर्म लोगों में रहते हैं उन लोगों का भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अकॉर्डिंगली वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। और खासकर जो लोग ओल्ड पीपल होते हैं उनको इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस या ब्लैडर इन्फेक्शन होते हैं, तो उन लोगों को पानी जब वो नहीं पीते तो उनको थोड़ा पानी पीने के लिए एनकरेज करना चाहिए ताकि उनको प्रॉब्लम्स बढ़े ना। सो ओवर हाइड्रेशन विल रिजल्ट इनटू स्वेलिंग इन द लिम्स या फ्लूइड्स इन द लंग्स, तो पेरिफेरल एडीमा और पल्मोनरी एडीमा में रिजल्ट होता है। ये टॉप हाइड्रेटिंग फ्लूइड्स हैं, फूड्स हैं, जैसे कि कोकोम्बर, कोकोनट वाटर, एज वी ऑल नो, तो ये सारे फूड्स की लिस्ट है। उसी तरह से ये जो डिहाइड्रेशन के लिए प्रिवेंट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, तो दीज आर द मोर बेटर थिंग्स विच वी कैन यूज, जैसे बनानास, व्हीट ग्रीन्स हो गए, सीलरी हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, स्विस चीज हो गया, आलमंड बटर, पीनट बटर, तो इस तरह से ये वाले फ्लूइड्स को यूज कर सकते हैं। व्हाट, जब अगर हमें डिहाइड्रेशन हो गई है तो उस समय हमें सबसे पहले पानी पीना, पैरों को एलिवेट करना ताकि ब्लड फ्लो बैक टू हार्ट हो, फैन जो है उससे हमारी बॉडी टेम्परेचर लो होगा, कोल्ड कंप्रेसेस रख सकते हैं और पर्सन को लेटने के लिए बोलो। स्मॉल स्मॉल सिप्स पीने से हमारी रेगुलर इंटरवल्स पे हम अगर पीते हैं तो हमारी बॉडी रिहाइड्रेट होती रहती है। और ORS, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे हमने लॉस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस लाना है, कैसे हमने रिहाइड्रेट करना है। 1 लीटर पानी में 6 चीनी के चम्मच डालो और आधा चम्मच नमक डाल के उस सोल्यूशन को आप पीजिए, अगर घर में बनाना है। नहीं तो मार्केट में भी ORS के ड्रिंक्स या ORS के पाउचेस मिलते हैं। दूसरा जो बेस्ट होम रेमेडी है वो है बार्लीज वाटर, तो इसको, ये इसमें रेसिपी दी गई है, इसको आप उसी तरह से यूज कर सकते हैं। देन ऑरेंजेस आर द वेरी गुड थिंग्स बिकॉज इसमें बहुत सारा विटामिन सी के साथ पोटेशियम एंड कॉपर भी बहुत होता है जो हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। तो घर का निकला हुआ जूस बहुत ही अच्छा है, उसको यूज कीजिए। पोटेशियम जो है मिनिमम 4 to 7 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम पर डे, जो अगर कोई पर्सन लेता है तो उससे हमारा बॉडी ब्लड प्रेशर लो रहता है और उससे किडनी स्टोन्स या बोन लॉस की प्रॉब्लम्स नहीं होती। पोटेशियम रिच फ्रूट्स की मैंने ये पिक्चर दी है, इसमें ये इसका कंटेंट के साथ उसमें कितना पोटेशियम है वो भी बताया हुआ है। इसी तरह से ये भी पोटेशियम का पिक्चर है जिसमें जो चीज़ें हम एज
फॉर पोटाशियम एंड रिहाइड्रेशन एजेंट की तरह ले सकते हैं। कोकोनट वाटर तो बहुत ही अच्छा है। अब हमने क्या क्या लिया, वाटर, होममेड ORS, योगर्ट, बनाना, ऑरेंज, वाटरी फ्रूट, स्मूदीज, कोकोनट वाटर, बार्ले वाटर, लेमन जूस, बटर मिल्क। तो इन दिस वे वी कैन रिहाइड्रेट आवरसेल्फ। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कब हमने घर में रहना है, कब हमने डॉक्टर के पास जाना है। तो अगर बहुत पर्सन वेल अलर्ट है, सनकन आइज भी थोड़ी बहुत है, या पानी आराम से जो पिंचिंग वाला पर टर्गर है वो वापस क्विकली बाउंसिंग बैक हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन नहीं है, हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। अगर पर्सन थोड़ा सा भी रेस्टलेस और इरिटेबल हो जाता है और उसको पानी की प्यास बार बार लगती है और स्किन पिंच वापस स्लोली जा रहा है, तो मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, तो घर में ट्रीट हो सकता है। इफ द पर्सन इज लिथार्जिक, अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया, संकनाइज है, पानी भी नहीं पी पा रहा और स्किन का टर्गर तो बहुत बिल्कुल ही बाउंसिंग बैक नहीं हो रहा, तो सीवियर ही डिहाइड्रेशन है। इसके लिए हमें IV फ्लूइड्स या ओरल डिहाइड्रेशन देनी पड़ेगी। कब डॉक्टर के पास जाना है, फीवर हाई हो, मसल में ट्विचिंग हो रही है, रेड हॉट एंड ड्राई स्किन है, नोजिया हो रहा है, रैपिड पल्स है, या कन्वर्जन्स, दौरे पड़ जाते हैं जिसको सीजर्स उसको कहते हैं कन्वर्जन्स, या पसीना ही नहीं आ रहा, कंफ्यूजन, मेंटल स्टेट भी, कई बार स्लर्ड स्पीच हो जाती है, आदमी प्रॉपरली बोल नहीं पाता, डिजीनेस होती है, या फिर अनकॉन्शियस या हेलुसिनेशंस होती हैं, तो हमें डॉक्टर को अप्रोच करना है। तो होम्योपैथी क्या कर सकती है? बीइंग अ होम्योपैथ आई वांट टू टेल यू कि सबसे पहले तो अगर किसी का फ्लूइड लॉस हुआ है तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी मेडिकेशंस है। होम्योपैथी वर्क्स ऑन कॉज टू इफेक्ट, और इफेक्ट को अकेला ही ट्रीट नहीं करती, कॉज को भी नलिफाई करती है ताकि वो बार बार ना हो चीज। इसी तरह से हीट स्ट्रोक को उस टाइम तो ट्रीट करेंगे ही, साथ में उसकी जो टेंडेंसी है हीट स्ट्रोक को लेने की, तो वो भी ठीक हो जाती है। सनबर्न्स की है या डायरिया वॉमिटिंग है, उसके कॉज के हिसाब से दवाई देंगे। स्ट्रेस को रूल आउट कर सकते हैं, स्ट्रेस को ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि जब मेडिसिन, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो ह्यूमन बॉडी पे प्रूव्ड है, तो ह्यूमन तो अपने स्ट्रेसेस के बारे में बता सकता है, तो इसलिए वो स्ट्रेसेस को भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। ओवर हीटेड कंडीशंस में, जैसे जो लोग कुक्स होते हैं, वो किचन में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर स्वेटिंग करते हैं, या सन एक्सपोजर होता है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। देन कई बार क्या होता है कि हम जो ये फ्रूट्स, मैंगोज, ग्रेप्स या मेलन्स या वाटरमेलन वगैरह लेते हैं, उससे भी कई लोगों को सूट ही नहीं करता, तो वो लोग कहते हैं कि हम खाएं क्या। तो उसके लिए होम्योपैथी में बड़ी अच्छी मेडिकेशंस है कि उनकी वो टेंडेंसी दूर हो सकती है, प्लस अगर उससे भी कोई दिक्कत आती है तो इमीडिएटली वी कैन ट्रीट, तो उसमें साथ ही रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और जो लोग कंटेमिनेटेड वाटर या फूड ले लेते हैं, उससे जो डायरिया, वॉमिटिंग या किसी तरह की भी दिक्कतें आती हैं, तो उनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जो होम्योपैथिक में इस तरह से मेडिसिन हैं जो कंटेमिनेटेड वाटर के बैड इफेक्ट को दूर करती हैं, या ओवर स्वेटिंग हो, ओवर हीटिंग हो, या किसी तरह का सन बर्न है, हीट स्ट्रोक है, इलेक्ट्रिक बर्न्स हैं, इस तरह के बर्न्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी प्रोवाइड करती है। किडनी, लिवर, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम तो डिजीजेस के अकॉर्डिंगली जो भी मैनिफेस्टेशन होती है, तो उनको तो होम्योपैथी ट्रीट बहुत ही अच्छे से करती है। एंड इम्यूनिटी, मेनली इम्यून सिस्टम को अपलिफ्ट करना ही होम्योपैथी का काम है, क्योंकि होम्योपैथी डिफेंसिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। जब हम मेडिसिन देते हैं तो वो बेसिकली डिफेंसिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके बॉडी को ही इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि बॉडी अपने आप ही डिजीज को रिपेल करती है, चाहे वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर कोई और तरह का इन्फेक्शन हो, या इम्यूनिटी लेवल को ही अपलिफ्ट करना होम्योपैथी का काम है। तो आई थिंक होम्योपैथी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। तो अगर आपको किसी तरह की भी कोई दिक्कत आती है, यू कैन कॉन्टैक्ट एट माई नंबर, at my clinic address 9815478140 is my number, you can call at this. थैंक यू वेरी मच दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा एम है होम्योपैथी को स्प्रेड करना, और साथ में होम्योपैथी के बारे में अवेयरनेस लाना, और साथ में जो हेल्थ इश्यूज हैं हाइजीन मेंटेन करना, टू सर्व द ह्यूमैनिटी, टू बी अ हेल्दी एंड विश यू हैप्पी समर्स।